हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। पहला टर्म है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन वर्ड का ये मतलब होता है कि सेल के बाहर सब्सटेंस का फ्लो या बहना, जैसे कि ब्लड फ्लो होता है बॉडी में। तो सर्कुलेशन का यही मतलब है कि फ्लो ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर के सब्सटेंस का फ्लो होना बॉडी में, जिससे कि अलग-अलग सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं किसी भी बॉडी पार्ट में। जैसे कि ब्लड फ्लो करता है ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए बॉडी के सारे पार्ट्स में। अब नेक्स्ट टर्म है साइक्लोसिस। अब सेल के अंदर भी तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, यानी कि बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इसके लिए सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो तो इसके लिए जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, वो हमेशा मूव करता रहता है। इस मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस। और साइक्लोसिस की वजह से ही सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। तो साइक्लोसिस जो टर्म है, इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का मूवमेंट सेल के अंदर। नेक्स्ट टर्म है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेरम। सेरम एक येलोइश यानी पीले रंग का फ्लूइड होता है। ये बनता है अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें, तो जो फ्लूइड बचता है उसे सीरम कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज। ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि गीला कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये डिराइव किया जाता है मीजोडर्म से। अब देखें तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है 3 जर्म लेयर्स से ही बनते हैं, किन्हीं 3 जर्म लेयर्स से, या तो एक्टोडर्म, या तो मीजोडर्म, या तो एंडोडर्म। तो ब्लड जो है इनमें से मीजोडर्म से बना है। ब्लड जो है रेड कलर का होता है मोस्ट वर्टिब्रेट एंड एनालिड्स में। और ये जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से ब्लड का कलर रेड होता है। अब अगर एसिड बेस की बात करें तो ब्लड जो है थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, यानी कि अल्कलाइन नेचर का होता है। इसका पीएच 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि 7.3 टू 7.6। ब्लड काफ़ी विस्कस होता है, यानी कि गाढ़ा होता है। अब हमने कई बार देखा होगा कि कहीं भी कट जाने पे कुछ टाइम के बाद क्लॉट बन जाता है, यानी कि खून रुक जाता है। तो नॉर्मल एवरेज ह्यूमन में क्लॉटिंग 3 से 4 मिनट के अंदर अगर कहीं कट गया तो वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा एक नॉर्मल ह्यूमन में। अब एक एवरेज ह्यूमन में 5 से 6 लीटर ब्लड जनरली होता है। ये हो गई ब्लड की प्रॉपर्टीज। एक लास्ट की ब्लड जो है वो स्टेन किया जाता है 3 तरीके के स्टेन से, लेशमैन स्टेन, लिसा स्टेन, मिथाइलिन ब्लू स्टेन। ये हो गई ब्लड की प्रॉपर्टीज कि ब्लड रेड होता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से, और ब्लड का पीएच थोड़ा अल्कलाइन होता है, ब्लड विस्कस होता है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 7.5 होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड या तो सेलुलर पार्ट्स होते हैं इसमें, या नॉन सेलुलर पार्ट्स होते हैं। दोनों को मिलाकर ब्लड बनता है। सेलुलर पार्ट का मतलब है कि जो सेल्स होते हैं ब्लड में, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये सब सेल्स हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और नॉन सेलुलर पार्ट होता है प्लाज्मा। ये एक तरीके का फ्लूइड होता है। तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलके
ब्लड बनाते हैं। ब्लड में मोस्टली प्लाज्मा पाया जाता है, यानी कि 55 to 60% प्लाज्मा होता है, बाकी 40% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम नॉन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड को देख लेंगे, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो है स्ट्रॉ कलर्ड होता है, यानी कि येलोइश, यानी थोड़ा पीले रंग का होता है। ये ब्लड में 55 to 60% जो ब्लड है वो प्लाज्मा ही बनाता है, यानी कि अगर ब्लड में देखा जाए तो 55 to 60% प्लाज्मा होगा और 40% बाकी सेलुलर पार्ट होगा। अब देखते हैं कि प्लाज्मा किस चीज से बना होता है। प्लाज्मा फ्लूइड होता है, इसमें 90 to 92% वाटर होता है और 8 to 10% सॉलिड सब्सटेंस होता है। प्लाज्मा फ्लूइड में ही बाकी जो सेल होते हैं ब्लड के, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ये सब उसमें सस्पेंडेड, यानी कि उसमें बह रहे होते हैं। अब प्लाज्मा का जो सॉलिड सब्सटेंस है 8 to 10%, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को देख लें, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। प्लाज्मा में 0.9 to 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। मोस्टली आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, आयरन। इनऑर्गेनिक पार्ट्स में जो सॉल्ट में जो मेन चीज इंस्टीट्यूएंट होता है, यानी कि मेन चीज होता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इनका काम होता है पीएच को मेंटेन करना, यानी कि ब्लड के बेसिक या अल्कलाइन नेचर को मेंटेन करना और ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। प्लाज्मा में 7 to 8% ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। इनमें से है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, यानी कि जब कभी भी कहीं कट जाए तो वहां खून रोकने के लिए फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का काम होता है। नेक्स्ट है सीरम एल्ब्यूमिन। इसका काम होता है ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना और ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखना, ताकि ब्लड अच्छे से बहता रहे। नेक्स्ट है सीरम ग्लोबुलिन। सीरम ग्लोबुलिन का काम होता है एंटीबॉडीज बनाना, टॉक्सिन, यानी कि कोई बाहर से कोई खराब सब्सटेंस आ जाए या फिर बॉडी में ही कोई खराब जो जिससे बॉडी के अंदर डैमेज हो सके, उसे डिस्ट्रॉय करना। सीरम ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा के अंदर। अब ब्लड में सब कुछ एक लिमिटेड अमाउंट में होता है, यानी कि एक सेट लेवल पे होता है। अब अगर ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो एक सेट लिमिट तक होना चाहिए, पर अगर वो सेट लिमिट से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। और भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं वो है फैट्स, dissolved gases, enzymes, hormones, anticoagulants, antibodies, lysozymes और excretory substances. Next is cellular components of blood, और जिनमें हमने देखा था आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है डब्ल्यूबीसी, इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, जिसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तीनों सेलुलर कंपोनेंट ब्लड के प्लाज्मा में फ्लो होते रहते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।